नमस्कार आप सभी को। आज हम देखेंगे कि 4 दिन की जो ट्रिप कॉस्ट है लद्दाख की बाई फ़्लाइट कितनी आएगी। लोकल कैब के लोकल कन्वेंस के चार्जेस कितने लगेंगे उन 4 दिनों में। ठीक है, दिल्ली से लेकर लेह तक की फ़्लाइट उसमें शामिल है, लोकल कन्वेंस उसमें शामिल है। ठीक है, होटल चार्जेस उसमें शामिल है और आप वहाँ पर जाकर क्या क्या देख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को 3-4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो फ़्लाइट कॉस्ट, फिर लोकल कैब कॉस्ट, फिर बेसिकली लोकल कन्वेंस, और चौथा आपका खाना पीना। इन 4 चीज़ों के अंदर हम बांट सकते हैं। तो अभी हमारी जो दिल्ली से लेकर फ़्लाइट कॉस्ट लगी, हम 3 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। तो हमारी जो फ़्लाइट थी आने जाने की वो अप्रोक्सीमेटली 8200 की पड़ी आने जाने की। जो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं तो ये आंसर आ गया आपका 24,600। ये हमारा बेसिकली फ़्लाइट का खर्चा आया। उसके बाद हमारा जो लोकल कन्वेंस था, मैं उसकी बात करता हूँ, क्योंकि लोकल कन्वेंस हमने बेसिकली वहाँ पर कोई ऐसे ऑटो नहीं मिलेंगे आपको, या फिर शेयरिंग ऑटो नहीं मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर एक कैब करनी पड़ेगी इंडिविजुअली, जिसमें आप लोग ट्रैवल कर सकें। तो वो 4 दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं। उसका खर्चा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कितना आया, क्योंकि आप अभी एकदम से मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा ये खर्चा बहुत ज़्यादा है, बट आप एक बार जब देखेंगे कि वो 4 दिन में आपको कहाँ कहाँ घुमाएगा तो आपको मे बी वो थोड़ा लगे कि वो रीज़नेबल है। तो सबसे पहले तो होटल चार्जेस, तो जो होटल हैं आपको, अगर आप बस्टेड होटल करते हैं तो वो आपको होटल जो मिल जाएगा वो ईजिली आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो 2500 बेसिकली 3000 की रेंज में मिल जाएगा आपको, अच्छा होटल मिल जाएगा। और कुछ होटल तो बेसिकली लेह मार्केट के पास में ही हैं, और कुछ थोड़ा नीचे जाके हैं लेह मार्केट से। तो मेरा आइडिया तो है कि जो लेह मार्केट से नीचे जाके वो थोड़े सस्ते मिलते हैं, बट आपको अगर लेह मार्केट में घूमना है तो फिर आपको थोड़ा ऊपर ऊपर तक आने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे इतना आसान नहीं है वॉक करना। हर 200 मीटर की वॉक भी करते हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि वो थोड़ा 11-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है ले। तो मेरे हिसाब से तो आपको ले मार्केट के आसपास ही होटल करने चाहिए। 3 हज़ार के अंदर आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। उसके बाद फूड चार्जेस, जो फूड चार्जेस हैं वो बेसिकली आपको पर पर्सन मेरे हिसाब से 220 रुपये से 250 रुपये में हो जाएंगे। तो हम हाई रेंज पकड़ लेते हैं 250 पर पर्सन। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करें इसको तो इक्वल टू ये आपको 750 रुपये में आपके बेसिकली एक टाइम का खर्चा आपका निमट जाएगा। तो और अगर आपको 3 टाइम खाना खाना है, आप तीनों प्रॉपर करते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका ये आ जाएगा 2250 रुपये। और प्लस इसमें 250 रुपये कुछ और जोड़ लीजिए। आपने कुछ चाय वाय ली या कुछ पानी की बोतल्स ली, तो आपको 2500 रुपये पर डे के फूड चार्जेस हैं। और आप पहले दिन अगर जाते हैं तो अगर आप फ़्लाइट लेते हैं, जैसे हमने जो फ़्लाइट ली थी वो ली थी हमने स्पाइस जेट फ़्लाइट ली थी। स्पाइस जेट फ़्लाइट मॉर्निंग में यहाँ से 8:50 मॉर्निंग में डिपार्चर करती है, और 10 o'clock डिपार्चर का टाइम है ये, और 10 o'clock वहाँ लैंड कर जाती है। तो आप 10 o'clock लैंड करने के बाद आराम से 2-3 घंटे रेस्ट कर लीजिए, वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके आप 12-1 बजे, 12:30-1 बजे अपना नाश्ता वगैरह करके वहाँ से निकल सकते हैं। और क्या क्या चीज़ वहाँ फर्स्ट फर्स्ट बेसिकली डे देख सकते हैं आप आराम से। तो सबसे पहले जो हम गए थे वो बेसिकली हॉल ऑफ फेम गए। हॉल ऑफ फेम एक म्यूज़ियम है, तो आप उसको वहाँ पे घूम सकते हैं। वहाँ पे आप हॉल ऑफ फेम में बेसिकली म्यूजियम देख सकते हैं। इवनिंग में जो शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, वो देख सकते हैं। तो ये 125 रुपये टिकट है। 10 साल से बच्चों के नीचे के आई थिंक टिकट नहीं है, तो 125 रुपीज़ टिकट है। तो हमारा जो, क्योंकि हम 2 थे तो हमारी इंटू में 2
मेरे बेटे की टिकट नहीं लगी क्योंकि वो 10 ईयर से नीचे है, तो 250 टिकट लगी। उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ पे आधा घंटा फ़ोटो लेने के बाद, आधा घंटा उसके बाद जा सकते हैं गुरुद्वारा साहिब। ये पत्थर साहिब भी बोलते हैं इसे, वहाँ सॉरी पत्थर साहिब जा सकते हैं। ये बड़े अच्छा, वहाँ पे वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह तो नहीं ले सकते, बट वो अच्छी गुरुद्वारा विजिट कर सकते हैं। उसकी एक पूरी स्टोरी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा की क्या स्टोरी है। वहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ से बेसिकली जंस्कार वैली, जंस्कार वैली वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं जंस्कार वैली, संगम भी बोलते हैं उसे, वहाँ पे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा वहाँ का, आप वाटर बिल्कुल आपको ब्लू वाटर दिखेगा। पास में ही मैग्नेटिक हिल है, वहाँ पे जा सकते हैं। और तक रोड पे बेसिकली वहाँ पे बेसिकली अगर ढलान है तो गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी विपरीत दिशा में, तो वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप बाद में शांति स्तूपा जा सकते हैं, वो एक अच्छी जगह है। तो ये कुछ 4-5 जगह हैं, 6 जगह हैं जो, और बाद में लास्ट में आप इवनिंग में लेह मार्केट को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सजी हुई होती है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं फर्स्ट डे में। उसके बाद आप 6 बजे तक, 6-6:30 बजे तक आप वापस अपने होटल में आ जाइए। थोड़ा रेस्ट कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि आप थक चुके होंगे, मॉर्निंग से आप घूम भी रहे हैं। सेकंड डे में आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं। सेकंड डे के जो होटल चार्जेस हैं वो थोड़े से आई थिंक महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो होटल चार्जेस होंगे वो न्यूब्रा वैली में होंगे। आप न्यूब्रा वैली की तरफ निकल जाइए, तो न्यूब्रा वैली में जो आपके होटल चार्जेस होंगे वो आपके अराउंड 4000 से 5000 या 4500 के बीच में आपको मिल जाएगा आराम से। तो ये सारे जो रेट्स बता रहा हूँ मैं ऑफ सीजन के बता रहा हूँ, बहुत मतलब ऑफ सीजन मतलब मेरा, आप ये लगा लीजिए 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको ये मिल जाएंगे। उस पीक सीजन में तो ये रेट्स आई थिंक नहीं मिलेंगे आपको, तो पर नाइट के बेसिस पे आपको ये मिल जाएगा। तो न्यूब्रा वैली जा सकते हैं। न्यूब्रा वैली जाते वक्त आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं कि रास्ते में जो पड़ता है वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, खारतुंगला पास जिसे बोलते हैं, जिसकी जो हाइट है वो अप्रोक्स 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। जो लेह है वो आई थिंक 11,500 या 12,000 फीट की ऊंचाई पे है, जबकि जो खारतुंगला पास है वो सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जिसके अप्रोक्सीमेटली 18,000 फीट में है। वहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आप अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर भी आप सेफ्टी के लिए अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं। उसके बाद आप रास्ते में बेसिकली कुछ राइड्स वगैरह होती हैं, वो राइड्स बेसिकली न्यूब्रा वैली आते आते कुछ राइड्स कर सकते हैं आप वहाँ पर। मोटरेबल राइड्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, या आप जो एक ऊँट होता है जो जिसके 2 कुबड़े निकले होते हैं उस पर आप घूम सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। और फिर नाइट में आप एक जाते वक्त न्यूब्रा वैली जाते वक्त एक मोनेस्ट्री पड़ती है। मोनेस्ट्री काफ़ी अच्छी है, उस मोनेस्ट्री में घूम सकते हैं आप। मुझे वो आई थिंक न्यूब्रा वैली जहाँ पे ठहरेंगे वहाँ से आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर पहले पड़ती है, तो मोनेस्ट्री देख सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें करके आप अपना सेकंड डे ख़त्म कर सकते हैं और आराम से वहाँ पर ठहर सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड डे भी आप न्यूब्रा वैली में ही रहिए, लेकिन सुबह सुबह उठ जाइए। न्यूब्रा वैली में ही रहिए, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, और वहाँ से आप निकल जाइए टुरटुक विलेज के लिए, जो कि लास्ट विलेज है। उसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। अच्छा, सेकंड डे में मैं मान के चल रहा हूँ कि खाने के अप्रोक्सीमेटली जो हमारे लगे थे वो सेम ही लगे थे, तो 2500 पर डे के खाने के चार्जेस मान लीजिए। तो लास्ट विलेज यहाँ जा सकते हैं। लास्ट विलेज देखने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, बट वहाँ पे घूमने के बाद लास्ट विलेज देखने के बाद चाइना जो सटा हुआ है, अब वापस इवनिंग तक कि जाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, आने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो वो देख के आप बेसिकली आप वादियों का नज़ारा लेके वापस आ सकते हैं अपने प्लेस पे न्यूब्रा वैली में। तो ये आपका बेसिकली थर्ड डे आपका
यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। टुकटुक विलेज अगर आपको जाना है तो आपकी चीज़ें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 4 घंटे जाने में 4 घंटे में आने में यहाँ पे लग जाएंगे आपको। तो इस तरह से आप उसी होटल में ठहर के आप टुकटुक विलेज का से जाकर वापस आ सकते हैं। 4 डे में आप क्या कर सकते हैं, आप पेंगोंग लेक जो 3 इडियट्स में है वहाँ पे जा सकते हैं। पेंगोंग लेक में अगर आप होटल लेते हैं वहाँ भी आपको, और ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप पेंगोंग में ही रुकना चाहते हैं या फिर नाइट, या फिर वापस लेह में आना चाहते हैं। तो हमने तो पेंगोंग लेक देखी, हम वहाँ पे रुके नहीं, हम तो लेह में आ गए थे रात को ही। तो बट अगर पेंगोंग लेक में या कहीं पर लेह में रुकते हैं तो वहाँ पे भी आपको 4 से 4,500 के बीच में चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप वापस लेह में आकर रुकते हैं तो आपके थोड़े चार्जेस जो हैं वो 2,500 से 3,000 में आ जाएंगे। बट पेंगोंग लेक में लेक के पास रुकेंगे तो थोड़े चार्जेस महंगे पड़ते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, -15, -20, -25 तक चली जाती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं। बट चार्जेस अप्रोक्सीमेटली लेह में रहते हैं तो 2,500 से 3,000, और अगर आप पेंगोंग लेक में रहते हैं तो 4,000 से 4,500 लगते हैं। खाने के चार्जेस वही लगेंगे। पेंगोंग लेक में वही स्कूटी खड़ी है वहाँ पे, वो बैठने की जो 3 इडियट्स में दिखाया गया है। बट पेंगोंग लेक बहुत सुंदर है, वो वर्थ विजिटिंग है। तो वहाँ पे आप 1-2 घंटे बिता के उसके बाद आप वापस लेह आ सकते हैं। लेह में आप आराम से नाइट बिताइए, और देन फिर आप आराम से सुबह अपनी 5th डे की मॉर्निंग में अपनी फ़्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली आ सकते हैं। तो बेसिकली जो जो अगर हम टोटल कॉस्ट देखेंगे अपनी, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो लगेगी तो वो हमारी 24,600 तो एक कॉस्ट लगी, प्लस हमारे अगर जो फूड चार्जेस हैं वो लगे बेसिकली 2,500 रुपये एक दिन के, तो 10,000 रुपये हमारे वो लग गए। प्लस हमारी जो होटल के चार्जेस हैं, मैं मोटा मोटी पकड़ के चल रहा हूँ, 3-3 हज़ार 2 दिन के और 4-4 हज़ार 2 दिन के। तो 3 और 3 6 होटल चार्जेस, 3 और 3 6, और 4 और 4 8, 8 और 6 14 हज़ार रुपये के आपके 4 दिन के होटल चार्जेस लग जाएंगे। और उसके बाद आप दिल्ली से एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट से फिर दिल्ली जाते हो, तो आप 2,000 रुपये ट्रांसफ़र के लगा लीजिए। तो बेसिकली वो लगेंगे। ये चीज़ें हैं और ये आपके चार्जेस लगेंगे। और जो लोकल वो कॉस्ट है वो 4 दिन में आपको ले एयरपोर्ट से लेके भी आएगा, बाद में ले एयरपोर्ट पर ड्रॉप भी करेगा। तो आपके 27,000 के आसपास वो लगेंगे। हमारे आई थिंक 27-28,000 ही लगे थे अप्रॉक्सीमेटली इतने। तो 27,000 वो लगेंगे। तो जो टोटल कॉस्ट आई आपकी सब मिला के, जो टोटल कॉस्ट है वो 24,600 एक कॉस्ट आई, प्लस आपकी जो कॉस्ट आई वो आई 10,000, प्लस आपकी जो कॉस्ट आई वो आई 14,000, और प्लस जो आपकी कॉस्ट आई वो 2,000 ट्रांसफ़र की दिल्ली एयरपोर्ट टू दिल्ली, प्लस आपकी जो एक कॉस्ट आई वो 27,000 लोकल ट्रैवल की। तो आपकी ये सारी कॉस्ट आई, ये सारी कॉस्ट आपकी बन रही है 77,600। आपकी टोटल बैक कॉस्ट बन जाएगी 77,600, प्लस वहाँ के इनर परमिट चार्जेस भी होते हैं जो कि 400 रुपये हैं पर डे के। इनर परमिट चार्जेस बच्चे के नहीं लगते हैं, तो वहाँ पे 2 के लगा लीजिए आप, तो 800 रुपये वो लगा लीजिए। तो आपका बेसिकली मोटा 80 के अप्रोक्स में आप 4 दिन में अपना विजिट कर सकते हैं अपना। और यहाँ पर आपका थोड़ा खर्चा कम हो सकता है अगर आपके पास कोई 3 लोगों की फैमिली और है। तो आप, मैंने जो खर्चा बताया है, गाड़ी का खर्चा बताया है, ये इनोवा गाड़ी का खर्चा है 27,000 रुपये। अगर आपकी साथ कोई 3 लोग और जाते हैं तो इनोवा में 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मतलब 4 कप टोटल मिला के 2 कपल हो जाएंगे, 4 एडल्ट हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, तो 6 लोगों में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो 27,000 खर्चा आपको जो पड़ेगा वो 14,000 का पड़ेगा। तो आपका जो 80,000 रुपये का खर्चा है वो आपका 66,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। बट इसमें आपने बस्टेड होटल नहीं है, अपना एंजॉय किया है, खाने भी अच्छा स्पेंड किया है, और आप तो इस तरह से। और बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड? अच्छा, हमने एक डे 2 में हमने जो राइड्स बताया वो मैंने बताना भूल गया मैं। इस राइड्स में एक तो मैंने कैमल बताया, और फिर हमने वहाँ पे जिप लाइनिंग की थी। जिप लाइनिंग में आई थिंक वहाँ पे जिप लाइनिंग की कॉस्ट है
2500 पर पर्सन, तो हमारा ये खर्चा भी आया था 2500 पर पर्सन। बट ये तो डिपेंड करता है आप कितनी राइड्स करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक जिप लाइनिंग कॉस्ट है, बट जिप लाइनिंग वो हाईएस्ट बेसिकली और लॉन्गेस्ट जिप लाइनिंग है इंडिया के अंदर। अगर आपको कहीं जिप लाइनिंग करनी है तो आप न्यूब्रा वैली के पास जाके कर सकते हैं। वहाँ के लोग अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बट ड्रिंक टाइम टू टाइम करते रहिए। और थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ जितनी जल्दी आपका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।